नमस्कार। हेल्थ शो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के युग में हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है। किसी के चेहरे पे छोटा सा कट या छोटा सा निशान भी उसे अखरने लगता है। एक वक्त था जब हम कई तरह के दाग, धब्बे, कट लेकर आगे बढ़ा करते थे, लेकिन धीरे धीरे टेक्निक्स बदलती गई और हमारे सामने एक नई विधा सामने आकर खड़ी हो गई, जिसे हम प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। प्लास्टिक सर्जरी कई तरह के आयाम स्थापित कर चुकी है, हम बेहतर जानते हैं, लेकिन आजकल प्लास्टिक सर्जरी हमारे साथ साथ चलती है और हमारे कई सारे कष्ट हर लेती है। प्लास्टिक सर्जरी क्या है, आजकल नए नए आयाम स्थापित कर रही है और आगे चलकर और इसमें क्या कुछ ऐड हो रहा है, इस सब पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील गाबा, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी प्लास्टिक सर्जरी को लेकर हमसे बात करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लें। हमारा एसटीडी कोड है 0172 और टेलीफोन नंबर है 26900037। एक बार फिर से आपको बता दें, एसटीडी कोड है 0172 और हमारा टेलीफोन नंबर है 26900037। बस फोन उठाइए, हमसे बात करिए और जानिए कि प्लास्टिक सर्जरी क्या क्या करती है, हमारे लिए इस जीवन में किस तरह से उपयोगी सिद्ध हो रही है। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, जब हम प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे आप, क्या है प्लास्टिक सर्जरी? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी को हमें ऐसे समझना पड़ेगा कि प्लास्टिक का मतलब होता है टू मोल्ड, टू रीशेप। तो प्लास्टिक सर्जरी का वहां से डिराइव हुआ है ये वर्ड जी। तो किसी भी चीज को रीशेप करना या मोल्ड करना, दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक सर्जरी का बेसिक मतलब यही होता है। बट आज के समय में अगर हम प्लास्टिक सर्जरी की बात करें तो प्लास्टिक सर्जन का रोल हेड टू टो से लेकर सर किसी भी अंग में हमारा रोल है। तो उसको हम कैसे समझेंगे कि अगर हम हेड एंड नेक की बात करेंगे तो अगर कैंसर सर्जरी के बाद आपको रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो उसके लिए हेड प्लास्टिक सर्जन की जरूरत पड़ती है। अगर हम चेस्ट पे आएंगे तो ब्रेस्ट के रिडक्शन, ब्रेस्ट का ऑगमेंटेशन या उसका लिफ्ट, वो एक फिर प्लास्टिक सर्जन का रोल है जी। सेम कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के बाद नया ब्रेस्ट बनाना, वो भी प्लास्टिक सर्जन का रोल है जी। फिर अगर हम अपडाउन पे जाएंगे, ट्रंक एरिया में जाएंगे, तो वहां पर फिर अगर आपको टमी टक करना है या आपको सिक्स पैक्स बनाने हैं, ये सब फिर प्लास्टिक सर्जन है। ये कॉस्मेटिक पार्ट हो गया। इसके अलावा अगर हम दोनों अपने हाथ, जो इतने इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, नर्व सर्जरीज हैं, हैंड सर्जरीज हैं, हैंड ट्रॉमा है, फेशियल ट्रॉमा है, ये सब प्लास्टिक सर्जन करते हैं। फिर और नीचे जाएंगे तो वेजाइनल सर्जरी, ट्रांस वेजाइनल सर्जरी, ट्रांसजेंडर सर्जरी, मेल टू फीमेल, हाइपोस्पेडियस। फिर और जाएंगे लेग्स में ट्रॉमा, पोस्ट ऑर्थोपेडिक्स के साथ। तो हर जगह पे प्लास्टिक सर्जन का कुछ ना कुछ रोल रहता है। तो इट्स अ वेरी वास्ट, वेरी वाइड ब्रांच। डॉक्टर साहब, एक जमाना था जब प्लास्टिक सर्जरी की बात करते थे तो महज ये होता था कि हाँ, छोटा मोटा काम प्लास्टिक सर्जन करते हैं, लेकिन आज तो प्लास्टिक सर्जन बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अगर एकदम से कहीं ट्रॉमा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, और कहा यह जाता है कि तुरंत अगर कोई चीज कट जाती है, हमारा कोई अंग कट जाता है, तो उसको दोबारा से उसको जोड़ के वैसे का वैसे काम में लाया जाता है। हाँ, देखिए, ये बहुत जरूरी है और ये एक सबसे, मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा गिफ्ट है प्लास्टिक सर्जरी की, माइक्रो सर्जिकल टेक्निक का सोसाइटी को जी। कि ट्रॉमा कभी भी हो सकता है, मिस हैपनिंग कभी भी किसी के साथ हो सकती है। तो अब उसमें पर एक अवेयरनेस की अभी भी बहुत कमी है, क्योंकि कोई भी अंग कट के वापस हमारे पास आए और टाइम पे आए और जुड़ने में इन 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि वो विद इन 6 आवर्स हॉस्पिटल में पहुंच जाए, उसको ढंग से प्रिजर्व किया जाए। ये सब चीज की नॉलेज बहुत जरूरी है जी। डॉक्टर, इस नॉलेज पर जाएंगे और कितना टाइम किसको लेना चाहिए, हम इस पर चर्चा करेंगे। एक कॉलर ऑनलाइन हमारे जुड़ चुके हैं, रोमल चंडीगढ़ से हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी जी, पूछिए अपना सवाल। जी, पूछिए सवाल अपना। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन है कि बहुत सारी जो लेडीज होती हैं, उनकी जिनकी ब्रेस्ट साइज बहुत प्लस में होते हैं और उनको बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस भी आ जाती हैं, जैसे उनको सर्वाइकल पेन्स हो जाती हैं,
उनको और भी शोल्डर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो जो बहुत इनलार्ज ब्रेस्ट होती हैं उसके लिए क्या किया जा सकता है? ये हम शो से पहले डिस्कस ही कर रहे थे ये बात कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमारी सोसाइटी में अभी भी एक स्टिग्मा माना जाता है। मोस्ट ऑफ द फीमेल दे स्टिल डोंट टॉक अबाउट द ब्रेस्ट सर्जरी। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जिनकी बहुत एनलार्ज ब्रेस्ट है, दे आर एग्जैक्टली कैरिंग एक्स्ट्रा केजी वेट्स ऑन देयर नेक एंड द शोल्डर। तो हम अगर ऐसे समझे कि अगर उसके ब्रेस्ट साइज मान लीजिए 2 kg पर साइड एक्स्ट्रा है, तो वो 4 किलो एक्स्ट्रा वजन अपनी बॉडी में एवरीडे नेक और शोल्डर पे लेके चल रही है। तो उसके कारण से उनके नेक में पेन होता है, ये सब होता है। तो उसके लिए हम प्लास्टिक सर्जन टेक्निक से उसको हम रिड्यूस करते हैं, निप्पल को बचा के रखते हैं, और काफी हद तक फीमेल्स में लैक्टेशन और सेंसेशन भी रिकवर हो जाती है। बट इसकी अवेयरनेस नहीं है लोगों को, और दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाइंग सर्जरी अमंग द पेशेंट्स। ओके, जो अनमैरिड फीमेल्स हैं वो भी करवा सकती हैं? उनको भी आफ्टर है मतलब कि बेबी के बाद लैक्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है? देखिए, प्रॉब्लम आ सकती है, पर हम उनको पहले बता देते हैं कि आपके लैक्टेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। बट जो हम टेक्निक्स यूज करते हैं उसमें स्टिल देयर इज अ चांसेस इन 20 to 30% केसेस वो रिकवर भी कर जाता है। तो बट उनको हम पहले कंसेंट लेते हैं इस चीज की कि लैक्टेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज वो एक टाइप से जो ये इतने बड़े ब्रेस्ट में वो इट्स अ स्टिग्मा फॉर देम। वन, दे कैन नॉट गो पब्लिकली, दे कैन नॉट डू जिमिंग, देयर लॉट ऑफ अदर इश्यूज। तो वो डे टू डे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है वो एक। ओके, और ये परमानेंट सर्जरी होती है? ये तो नहीं है कि विद टाइम आपके फिर से बढ़ जाएंगे, साइज बढ़ जाएगा? देखिए, परमानेंट कुछ भी नहीं होता, बट यस इट इज सॉर्ट ऑफ परमानेंट। अगर आपका बॉडी वेट नहीं बढ़ रहा, बॉडी वेट बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत ब्रेस्ट का साइज बढ़ सकता है, बट यस इट इज कंपैरेटिवली टू अदर प्रोसीजर इट इज सॉर्ट ऑफ परमानेंट सर्जरी। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच, गुड इंफॉर्मेशन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम चर्चा कर रहे थे कि जब एक्सीडेंट होता है और उसके बाद बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो जुड़ सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करना है, टाइम जो फैक्टर होता है वो कितना काम करता है। थोड़ा समझाइए ताकि हम जान पाएं कभी एक्सीडेंट हो जाए तो हम अपना ही अंग या किसी और का अंग बचा सकते हैं। हाँ, देखिए, इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि ट्रॉमा कई तरह का हो सकता है। जब क्लीन कट होता है, शार्प कट होता है, या तलवार से मार दिया, चाकू से लग गया, उसमें रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक रोड साइड एक्सीडेंट होता है जिसमें ट्रक ऊपर से निकल गया, क्रश हो गया, उनमें चांसेस कम होते हैं। तो ये पहले तो इस चीज को समझना है। पर अगर ऐसी कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो जितना जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे उतना अच्छा है। अपर लिमिट हम 6 घंटे लेकर चलते हैं, फिंगर्स में हम थोड़ा 12 घंटे तक भी चल सकता है। तो 6 घंटे इसलिए कह रहे हैं कि उस टाइम पे उस पार्ट में ब्लड नहीं जा रहा बिल्कुल भी, और वो विद द टाइम उसकी सेल्स खत्म हो जाती है। तो उसको अब उससे उस 6 घंटे को हम 12 घंटे या 2 घंटे को प्रॉपर 6 घंटे तक कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसको जब कटने के बाद उसको कैसे प्रिजर्व करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम क्या होती है, कटने के बाद सीधा बर्फ में डाल के ले आते हैं और वो फिर किसी काम का नहीं रहता। तो डायरेक्ट बर्फ के कांटेक्ट में, आइस के कांटेक्ट में कभी वो कटा हुआ पार्ट नहीं आना चाहिए। जैसे ही कटे उसको वॉश किया, एक साफ कपड़े में, कॉटन के कपड़े में रैप किया, पॉलीथीन के बैग के अंदर डाल के सील करके फिर उसको आइस बॉक्स में आइस के ऊपर रखना है। डायरेक्ट बर्फ के कांटेक्ट में आएगा या डायरेक्ट पानी के में रहेगा तो वो 1-2 घंटे में उसमें मैसरेशन हो जाती है और फिर वो सर्जरी के लायक नहीं रहता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग डायरेक्टली बर्फ में डाल के ले आएंगे या थैली में ठंडे पानी में डाल के ले आएंगे, तो उससे क्या होता है कि रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो टाइमिंग हो गई, एक तो टाइमिंग और कैसे लेके जाना है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट। जी दोस्तों, जान गए ना आपकी टाइमिंग्स बहुत मायने रखती है कि टाइम है, आपको 6 घंटे का टाइम है, इस दौरान आपने वो जो कटा हुआ अंग है उठाना है, लेकिन उसको सीधा बर्फ में नहीं डालना, ये भी ध्यान रखिए। किसी पॉलीथीन की थैली में रख सकते हैं और फिर उसके ऊपर बर्फ रख सकते हैं, लेकिन साफ कपड़े में लपेटने की बात भी डॉक्टर साहब ने की है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में हम किसी के अंग जो हैं वो बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, फतेहाबाद से एक रविंद्र जो हैं दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा रविंद्र नाम है। हाँ जी रविंद्र जी, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से।
डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि जो प्लास्टिक सर्जरी हम करवाते हैं और प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद में जो चेंजेस भी करवाए जाते हैं, तो क्या वो परमानेंट होते हैं क्या? जी देखिए, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपकी समझ में प्लास्टिक सर्जरी है क्या। अगर आप ये सोच रहे हैं कि टीवी वाली प्लास्टिक सर्जरी जिसके अंदर शक्ल बदल देते हैं, ऐसी कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं होती है। ठीक है, अब प्लास्टिक सर्जरी का मायना है कि हमने आपके, अगर किसी का फेस, चेहरा लटकने लग गया है, उसको टाइट कर दिया है, उसको हम टाइट कर सकते हैं, उसमें फैट ग्राफ्ट डाल सकते हैं, उसको थोड़ा यंगर लुक की तरफ ले जा सकते हैं, बट उसकी एक अपनी टाइम लिमिट होती है। इसमें दो तरीके होते हैं, एक नॉन सर्जिकल होता है, एक सर्जिकल होता है। नॉन सर्जिकल के अंदर हम बोटॉक्स, फिलर और फैट वगैरह डालते हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी जो टाइम लिमिट होती है 6 महीने से 1 साल होती है। और जो सर्जिकल टेक्निक्स होती है, फेस लिफ्ट, ब्लेफारोप्लास्टी, उसकी जो टाइम लिमिट होती है वो 4 से 5 साल तक आपको यंगर लुक दे सकती है। बट आप ये सोचेंगे टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी नहीं होता। यस, आपके लुक्स इंप्रूव हो जाते हैं, यू कैन लुक 5 ईयर 10 ईयर यंगर्स। एंड अगर हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें मेल पेशेंट में, यस, वो एक बहुत अच्छी सर्जरी है जिसका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। जी, थैंक यू जी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, जब हम प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं, एक ज़माना था जब प्लास्टिक सर्जरी को महज प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता था, और फिर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी साथ में आ गई, फिर अब तो कॉस्मेटिक सर्जरी भी साथ में आ गई है। और अगर किसी के चेहरे पे छोटा सा भी कट होता है, जैसे शुरू में हमने बात की, और छोटा सा निशान भी देखता है, तो उसे लगता है कि ये सही नहीं है। जबकि पहले कई बार कहा जाता था कि ये तो ब्यूटी स्पॉट्स हैं, और आज कोई ब्यूटी स्पॉट्स नहीं चाहता, उसको हटाना चाहता है। तो ये जो प्लास्टिक सर्जरी के बाद कॉस्मेटोलॉजी की बात करें, हम कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करें, तो ये कितनी फायदेमंद हो रही है? देखिए, ये फायदेमंद साइकोलॉजिकल है, ये हमें इसको समझना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि पहले किसी को फर्क नहीं पड़ता था, अब फर्क पड़ता है, तो ऐसा क्यों आया? बिकॉज ये एक हमारे समाज में जो चेंज हो रहा है, सोशल चेंज आ रहे हैं, एक उसका परिणाम है। दूसरा, हमें ये समझना पड़ेगा कि आज की डेट में बहुत सारे लोग, हम लोग जूम कॉल या फोन पे रहते हैं, या अपने फेस को इतना फ्रिक्वेंटली देखते हैं जितना आज से 20 साल 15 साल पहले, 10 पहले नहीं देखते थे जी। तो अब हमें अपने शरीर की छोटी छोटी सी कमियां भी दिखने लगी है। अब उसके कई कारण हो सकते हैं कि वो हमारे, उससे अगर हम उस छोटी सी चीज को ठीक कराते हैं तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। बिकॉज समटाइम इट इज डिमांड ऑफ योर जॉब, और आपको प्रोफेशनली, आपको जब लगता है कि ये नहीं, ये चीज मेरे शरीर पे अच्छी नहीं लग रही, और आप उसको सर्जरी करा के ठीक कराते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होता है। तो ये मोर और लेस एक, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इट हैज सम कनेक्शन विद योर इंडिविजुअल्स परसेप्शन एंड द साइकोलॉजी। जी। तो ये इसलिए है, और डेफिनेटली इसमें प्लास्टिक सर्जरी का बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज मैं देखता हूं कि हमारे काफी सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको हम सर्जरी करते हैं, और सर्जरी के बाद वो कहते हैं कि जी हमारी तो लाइफ चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस बहुत आ गया, सो वो अपने वर्क प्लेस पे बेटर परफॉर्म कर पाए। तो हमें इसको ऐसे लेना है, इट इज नॉट ओनली द ब्यूटी, इट इंप्रूव्स द ओवरऑल परसेप्शन ऑफ अ पर्सन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जी डॉक्टर साहब, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। उत्तराखंड देहरादून से अदिति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हेलो। हेलो डॉक्टर। यस, हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन था सर, ये फेस लिफ्ट के लिए कौन सी सर्जरी होती है, और मतलब किस एज में कराना ठीक रहेगी? देखिए, फेस लिफ्ट जो है ये इटसेल्फ अ नेम ऑफ द सर्जरी। ओके, ठीक है, फेस लिफ्ट हम हाँ जी। काफी सारी टेक्निक से कर सकते हैं, मिनी स्कार, कंप्लीट फेस लिफ्ट, सब स्मैश, सो देयर आर वेरियस टेक्निक। तो बट फेस लिफ्ट किस एज पे कराना है, ये डिपेंड करता है कि आपकी फेस की कंडीशन कैसी है, कितना सैग हुआ है। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो ब्राउन स्किन में स्किन सैगिंग जो होती है, फेस की फेशियल स्किन की सैगिंग जो होती है, यूजुअली 45-50 ईयर्स के बाद होती है। ऑन द अदर साइड, अगर मैं ये बात करूं कि अगर अमेरिकन या जर्मन कोई फीमेल है या मेल है, तो उनमें सैगिंग जल्दी होगी, बिकॉज जितनी डार्कर स्किन होती है उसमें उतनी इलास्टिसिटी बेटर होती है। तो ये डार्कर स्किन के बेनिफिट होते हैं। तो यूजुअली इंडिया में हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं वो आफ्टर द एज ऑफ 50 के बाद ही हमें मिलते हैं, और उसके भी बाद कई लोग 55-60 साल पे भी कराते हैं। तो डिपेंड करता है ये, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सैगिंग ऑफ द स्किन। तो और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कितना टाइट चाहती हैं स्किन, वो इस पे डिपेंड करता है। ओके ओके। सर एक और क्वेश्चन था। यस।
गो अहेड। हाँ, तो अगर राइनोप्लास्टी करानी है तो क्या ये मतलब सेफ है, और क्या ये परमानेंट रहेगी या बाद में कुछ टाइम के बाद कहीं दोबारा वैसे ही हो गया प्रॉब्लम सेम? नहीं, देखिए अब ये राइनोप्लास्टी तो एक ऐसी चीज है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको एक एक्सपीरियंस सर्जन के पास जाना। दूसरा, राइनोप्लास्टी से पहले डिस्कशन बहुत जरूरी है कि आपको क्या चाहिए, और सर्जन भी बताएगा कि वो क्या कर सकते हैं, क्या डिलीवर कर सकते हैं। राइनोप्लास्टी के जो चेंजेस होते हैं मोस्टली इरिवर्सिबल होते हैं, तो इसलिए अगर आपकी राइनोप्लास्टी का रिजल्ट अच्छा है तो यूजुअली वो काफी टाइम तक अच्छा रहता है। उस पर कुछ छोटे मोटे इश्यूज आ सकते हैं जिसको हम बहुत छोटे प्रोसीजर से ठीक कर देते हैं अगर आते हैं तो। बट आप ये सोचें कि पहले जैसा हो जाएगा, वो तो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार अगर पेशेंट आके कहे कि मेरा पहले जैसा नाक बना दो, तो वो कभी नहीं बना सकते। तो पहले जैसा नहीं होता। बट राइनोप्लास्टी एक डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही एक अच्छी सर्जरी है, पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए और वो सर्जन क्या डिलीवर कर सकते हैं, इस पे बहुत डिपेंड करता है। तो सर ये सर्जरी परमानेंट तो होगी ना? हाँ, परमानेंट होगी, डिपेंड करता है ना आप किस कारण के लिए सर्जरी करा रहे हैं। राइनोप्लास्टी इज अगेन एक बहुत ब्रॉड टर्म है कि आपको राइनोप्लास्टी क्यों चाहिए। आपके डॉर्सम डिप्रेस्ड है, या आपके टिप में इशू है, या आपके नोज चौड़ा है, किस चीज के लिए सर्जरी करानी है उस पर डिपेंड करता है। मतलब ये ऐसे नहीं है कि हमने आप राइनोप्लास्टी बोला तो मैं तो लिक्विड डाल के भी, फिलर डाल के भी आपकी राइनोप्लास्टी कर दूंगा। तो वो अगर लिक्विड राइनोप्लास्टी जो होती है जिसमें हम फिलर डाल देते हैं, वो 6 महीने से 1 साल तक रहती है। बट जो सर्जिकल राइनोप्लास्टी होती है वो लॉन्ग लास्टिंग है। यस, उसके अंदर प्रोसीजर भी लंबा है, उसमें आपको 3 से 4 दिन तक हॉस्पिटल में भी रहना पड़ता है। लिक्विड राइनोप्लास्टी इज ऑफिस प्रोसीजर, आप करा के जाएंगे और 1 साल में वापस से आना पड़ेगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, हम सब जो हैं अवेयर हो चुके हैं और ज़्यादा पढ़ते हैं और ज़्यादा देखते हैं। मैं तो यही कहूँगा, छोटी छोटी रील्स देख ली, गूगल पे चले गए, डिजिटल मीडिया जो है वो उसकी भरमार है। और ऐसे में हर कोई चाहता है कि अगर मेरा, जैसे अभी बात भी कर रहे थे कि राइनोप्लास्टी सर्जरी की, और इसमें यही रहता है कि मेरा नाक जो है वो बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, अब बड़ा दिख रहा है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए, और क्या धड़ल्ले से हमें सर्जरी की तरफ बढ़ जाना चाहिए? देखिए, मैंने आपको शुरुआत में इससे पहले भी एक बार बताया कि ये सब पेशेंट या कुछ लोग क्लाइंट भी बोलते हैं जी, उसके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है जी। एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज पर्सपेक्टिव। पहली बात ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ये जज करूंगा कि नहीं इसके नाक को ऐसा चाहिए, अगर वो उससे उसका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है तो यस, डेफिनेटली आई विल डू। जी। सो देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन अ रियल कैंडिडेट एंड अ फेक कैंडिडेट। फेक कैंडिडेट। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि जब भी ये पेशेंट्स होते हैं तो एटलीस्ट इन माय केस आई ऑलवेज डू एटलीस्ट 2 to 3 कंसल्टेशन विद देम, बिकॉज जिसको करानी है सर्जरी दे आर वेरी क्लियर कि मुझे इतना कराना है। जो लोगों को देखकर आते हैं सर्जरी कराने, उनको पता नहीं होता, वो हर बार चेंज करते हैं अपने आप को स्टेटमेंट। तो हम भी समझते हैं, तो इसमें हमारे पास रेड फ्लैग साइन होते हैं जी। तो उसके अकॉर्डिंगली वी डिसाइड। क्योंकि ये अगेन आपका, मेरा नाक मेरे को बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है, पर आपको नहीं अच्छा लग रहा, तो ये सब्जेक्टिव चीज है जी। तो हमें ये चीज, हमें यही हम काम करते करते एक्सपीरियंस से हम समझ जाते हैं। कई बार हमें ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं जो कहते हैं कि सर्जरी करानी है, करने के बाद उनको नहीं पसंद आता, ये भी होता है जी। और मोस्ट ऑफ द टाइम 90% से ज्यादा टाइम पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी और उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तो इट चेंजेस ओवरऑल पर्सोना। तो अभी मैं ये कहूं कि सर्जरी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, नुकसान हो जाएगा, नहीं जी। ये अगेन पर्सनल, एवरीबॉडीज इंडिविजुअल अप्रोच। जी दोस्तों, जान गए ना आप कि आपको सोचना है, आपको तय करना है कि आप सचमुच में जो चाह रहे हैं वो करवाना चाहते हैं। पहले सोच लीजिए, फिर अपने विशेषज्ञ से बात करिए कि कितना फर्क पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा, और मैं क्या सचमुच में कुछ इसे गेन करूंगा या करूंगी, ये आपको तय करना है। डॉक्टर साहब, कुछ वीडियो बाइट्स के साथ हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, वो देख लेते हैं।
हमने सुना है कि प्लास्टिक सर्जरी बहुत से सेलिब्रिटी करवाते हैं, क्या आम नागरिक भी इसको करवा सकता है और इसकी कॉस्ट कितनी है? जैसे चेहरे पे कटा हुआ या कहीं भी, तो क्या करवा सकते हैं उसको? मैं प्लास्टिक सर्जरी बारे पूछना चाहती है, बेटे का कट हुआ है उसके बारे में पूछना चाहती भी कितना खर्चा आऊगा भी, है ठीक है या नहीं? प्लास्टिक सर्जरी कैसे होती है, क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा ਮਾਲੂਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ सर्जरी कराना चाहते हैं, साडा पेशेंट किन्ने दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ रिकवरी कर जाएगा? हमको कान की प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, कॉस्ट कितना होगा और इससे कोई साइड इफेक्ट मतलब होगा कि नहीं, चंडीगढ़ में कहाँ कराऊं जो सबसे बढ़िया रहे हमको। जी डॉक्टर साहब, ठीक है, तो इसमें काफी सारे ऑडियंस ये जानना चाहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी सेलिब्रिटी कराते हैं तो एक आम आदमी नहीं करा सकता। देखिए, हर कोई करा सकता है, इसमें कुछ नहीं है कि सेलिब्रिटी ही कराएगा। ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी जरूरत लगती है उस चीज की, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके प्रोफेशन की डिमांड है तो आपको करानी पड़ेगी, सेलिब्रिटी के प्रोफेशन की डिमांड होती है। तीसरी बात, खर्चा आता है। जो सेलिब्रिटी कराते हैं वो मोस्टली नॉन सर्जिकल कराते हैं, जिसमें हर 6 महीने से 1 साल में काफी खर्चा होता है। बट जैसे आप एक ऑडियंस ने पूछा था कि अगर स्कार है फेस पे, तो यस, उस स्कार को हम बेटर कर देते हैं। कोई भी स्कार कभी भी परमानेंटली खत्म नहीं होता, हम उसको इस तरह से करते हैं, कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो या तो हिडन एरिया में चला जाए या उसकी प्रोमिनेंस कम हो जाए। तो प्लास्टिक सर्जरी की टेक्निक से हम उस स्कार को कम कर देते हैं या उसका स्कार लोड कम कर देते हैं या उसकी विजिबिलिटी कम कर देते हैं, बट उसको हम मिटा नहीं सकते। यह हमें समझना पड़ेगा। और एक किसी ने पूछा था कि कान के लिए क्या कर सकते हैं। यस, कान की सर्जरी करते हैं, पर डिपेंड करता है कि कान की क्या सर्जरी करानी है। कान की, कईयों में कान एब्सेंट होता है, किसी में कान छोटा होता है, किसी में कान बड़ा होता है। तो ये डिपेंड करता है कि क्या सर्जरी करनी है हमें। और कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट डिपेंड करती है कि आप गवर्नमेंट सेटअप में करा रहे हैं, प्राइवेट में करा रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा, कॉस्ट का हमेशा फर्क रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप में ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं होते, वो गवर्नमेंट बियर करती है। वही चीज अगर आप प्राइवेट में कराएंगे तो वो 2 से 3 गुना महंगी होगी ही होगी, क्योंकि वहां पे ओवरहेड कॉस्ट। तो ये चीज जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक सही इलाज नहीं पाएंगे। अगर हम ये सोचें कि मैं प्राइवेट में सर्जरी कराना चाहता हूं और वहां ज्यादा पैसे लग रहे हैं और कम टाइम में हो रही है, तो वो होगा ऐसा। गवर्नमेंट में डेफिनेटली आपको ज्यादा भीड़ मिलेगी, पैसे कम लगेंगे पर टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आपको इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए, इमीडिएटली सर्जरी चाहिए, तो आई थिंक प्राइवेट इज अ बेटर ऑप्शन। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटियाला से, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। जी देवेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से। सर सत श्री अकाल जी, बता दूं। सत श्री अकाल जी। सर मेरा क्वेश्चन ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪੂਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੈ ਰੁਕ ਗਏ, ਬਟ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸਰਜਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ? देखिए, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬਾਲ ਗਏ, ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ। हेयर लॉस ਲਈ 7 ਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। दूसरी गल, क्या आपके घर में और किसी के भी ऐसे फादर के, मदर साइड से? नहीं सर, मैं फर्स्ट ही हूँ। पेरेंटल साइड में, मदर के साइड में मामा नाना? किसी के साइड में नहीं है, किसी के साइड के नहीं मेरे। तो फिर आपके स्कैल्प को देखना पड़ेगा। मोस्टली मेल्स में इतनी जल्दी जाने का रीजन होता है कि फैमिली रीजंस होते हैं, एक तो। सेकंड होता है स्ट्रेस, तो आजकल सबको ही है। और तीसरा होता है मेनली डेंड्रफ। तो ये 3 चीजें होती है। तो अगर अब आपके जो बाल झड़ चुके हैं वो तो हम वापस नहीं ला सकते, बट यस, पहला होता है इसमें कि आपकी जो हेयर लॉस है उसको रोका जाए। जब एक बार वो रुक जाए थोड़ा, उसके बाद हम उसमें हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और जिसके फेयरली बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी सर्जरी है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बट डिपेंड करता है कि आपको कितने ग्राफ्ट चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। नहीं, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ सर्दियों 'ਚ करवाना चाहिए? नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता गर्मी सर्दी से। गर्मियों में ये होता है कि पसीना ज्यादा आता है, तो आप बाहर नहीं जा सकते, 3-4 दिन घर में रहे, नहीं तो थोड़ी ईचिंग ज्यादा होती है, यही होता है बस, बाकी कुछ नहीं है। सर्जरी पे कोई नुकसान नहीं है, सर्जरी का कोई मतलब उसमें सर्जरी पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता गर्मी सर्दी का। पर बस ये है कि कराना ये है कि आपके पास
पहले करा लें, ये नहीं इंतजार ना करें कि सारे बाल ही गिर जाएं, क्योंकि बाल तो आपके ही लग रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, हम प्लास्टिक सर्जरी पर चर्चा कर रहे हैं और हमने बात की कि रिकंस्ट्रक्ट भी हो जाती हैं बड़ी सारी चीज़ें, और कॉस्मेटिक सर्जरी की बात कर रहे थे, कॉस्मेटोलॉजी भी हम उसे कहते हैं। लेकिन होता ये है कि हम खुद ही डिसाइड नहीं कर पाते, और दूसरा जैसे बात कर रहे थे कि किसी ने कह दिया तो हमें बुरा लगने लगा कि वो सोचता क्या है, और हम ये सोचते हैं कि कोई क्या सोचता है, मैं क्या सोचता हूँ, उस बारे में थोड़ा सा डिसीजन लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ट्रॉमा हो जाता है, बड़े बड़े ट्रॉमास की बात करते हैं, बड़े बड़े ट्रॉमास होते हैं, उन ट्रॉमास के चलते जैसे कोई किसी मशीन के पास चला गया और वो उसके बाल उसमें आ गए, और उसके बाल आ गए और वो फंस गए, एकदम से खोपड़ी से उतर ही गए, तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? देखिए, ये जो सिनेरियो है, ये हमारे यहाँ पे काफ़ी जगह पे सेफ्टी नॉर्म्स नहीं फॉलो करते लोग जी, उनको अवेयरनेस नहीं है मशीन्स के पास कैसे जाना है। अगर हम देखेंगे तो मशीन्स के पास लिखा होता है साफ साफ कि ओपन हेयर लेके नहीं जाना चाहिए आपको, बिकॉज अगर आपके हेयर उसमें रोल कर गए तो आपका पूरा स्कैल्प विद हेयर बाहर निकल आता है। जी, तो ऐसे केसेस हमने कहीं किए। मेरे को याद है कि 2014-15 में मैंने किया था, सेम लेडी मोहाली में कुछ एक्सीडेंट हुआ था, शी केम टू अस विद इन 2 आवर्स, जी, 2 घंटे में आ गई। तो हमने टाइमली उसको मैनेज किया और हम उस स्कैल्प को बचाने में सक्सेसफुल रहे, बिकॉज हमारे पास माइक्रो सर्जिकल टेक्निक से हम वापस से उसकी खून की नसों को वापस से जोड़ देते हैं जी, और उससे वो पूरा का पूरा बच सकता है। पर अगेन इसमें वही टाइम और आप उसको कैसे लाएं, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। डॉक्टर साहब, ये जो ट्रॉमा जब होता है, जैसे किसी के बाल फंस गए मशीन के अंदर, और मशीन के अंदर फंस गए और उसके बाद खोपड़ी से वो एकदम से हट गए, और उस क्लिप को हम इस समय साझा कर रहे हैं अपने दर्शकों के साथ, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे ही खोपड़ी से उतर गया ये सब कुछ, आपके बाल भी साथ में आ गए, तो कैसे उसको प्रिजर्व करके अस्पताल तक पहुंचाना होगा? तो प्रिजर्वेशन की टेक्निक फिर से वही सेम है जी। इसमें ये करना होता है कि हम इसके अंदर, जैसे आप ये जो क्लिप दिखा रहे हैं, ये मुझे याद है 2014-15 में किया था हमने। तो इसमें क्या होता है कि इसको वही क्लीन करके पॉलिथीन बैग में डाल के आइस बॉक्स में आइस के ऊपर रख लाना है, कांटेक्ट में नहीं रखना जी। दूसरा, लाना जितना जल्दी लाएंगे वो, ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन केसेस में हमें क्या होता है कि हमें हेयर्स को क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि काफी लंबे हेयर्स होते हैं, तो हमें पूरा क्लीन करना पड़ता है। और फिर हम इसमें अगेंस्ट द लाइट हम ढूंढते हैं कि कोई नस मिल जाए हमको, तो फिर हम वो मैच करके फिर उसको हम, बहुत फाइन नसेस इसमें होती हैं, नाड़ी बहुत पतली होती है। और हमने देखा कि उसके बाद वो सब सामान्य स्थिति आ गई, और वो मतलब ये मैं कहूँगा पेशेंट फॉर्चुनेट था और हम भी फॉर्चुनेट थे कि वो टाइम पे आ गया। सबसे बड़ा रीजन यही है इसके अंदर, शी रीच्ड अस विद इन 2 आवर्स। जी। और एक और केस है जो बहुत ही अहमियत रखता है अपने आप में, उससे भी शेयर कर रहे हैं अपनी स्क्रीन पर हम, कि किस तरह से जो था कि इसको मोड़ दिया गया और फिर उसको सेट कर दिया गया, और वो खूबसूरती जो थी वो वापस आ गई। हाँ, वो जो एक फैट ग्राफ्टिंग है, ये एक रिवोल्यूशन है प्लास्टिक सर्जरी में, मैं ये कहूँगा। फैट ग्राफ्टिंग इट वाज स्टार्टेड समवेयर आफ्टर 2000 जी। और इसमें हम मरीज के शरीर से जो एक्स्ट्रा फैट होता है या फैट को लेके उसके जहाँ पे भी कंटूर डिफॉर्मिटी है, खड्डा है कुछ, उसको भरने के लिए यूज कर लेते हैं। तो अब जो आप दिखा रहे हैं, ये अब देख सकते हैं, ये बचपन से ऐसी थी, इसके पूरे फेस में जी ऐसा डिप्रेशन था। तो पहले हम इसके लिए माइक्रो सर्जिकल टेक्निक से कहीं से और टिश्यू लेके डालते थे, पर वो सैक कर जाता था। बट फैट से क्या होता है कि ये बॉडी के ऐसे जहां पे इतना ज्यादा फैट चाहिए वहां पे ये शेप ले जाता है बॉडी की, और हमें 2 से 3 से 4 5 सीटिंग भी करनी पड़ती है। एक से दूसरी सीटिंग के बीच में हम यूजुअली 6 महीने का गैप रखते हैं। बट जैसे जैसे अगर वो टेक होना शुरू हो जाता है फैट, तो बॉडी पेशेंट में इंप्रूवमेंट आता जाता है, और वो इंप्रूवमेंट नेचुरल दिखता है, नेचुरल होता है। तो इसलिए हमें डिसीजन करना है कि हमें कहाँ फैट डालना है, कहाँ इंजेक्शन लगाना है, तो ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। अब जैसे इस पेशेंट में फैट ग्राफ्टिंग का फैंटास्टिक रिजल्ट आया और पेशेंट का कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुंच गया। बट अनफॉर्चुनेट बात जो इसमें हम ये है कि ये पेशेंट जब 22 साल की हो गई तब आती है हमारे पास। क्यों? क्योंकि उसको शादी करनी है। ये चीज समझने की जरूरत है। जो चीज 12 से 15 साल पे भी हम शुरू कर सकते थे, उसके लिए भी उसने इंतजार किया, क्योंकि एक शादी हमारे सोशल समाज में एक
मेजर फैक्टर है फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग। जी दोस्तों, जान गए ना कि एज फैक्टर पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप जाने कि आपको कुछ समस्या नजर आ रही है तो कब प्लास्टिक सर्जन के पास जाना है, जल्दी चले जाएंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको गाइडेंस मिल जाएगी। एक चंबा से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। बात करना सर जी चंबा, सुष्मित, हिमाचल प्रदेश। जी सुष्मित पूछिए अपना सवाल। जी सर, मैंने ना लास्ट 6 मंथ में ऑलमोस्ट 20 kg वेट लॉस किया था सर, है ना। उसकी वजह से सर ना मेरे स्टमक के एरिया में और मेरे ना थोड़े बाजू में ना मेरा स्किन लूज हो गया काफी। सो उसके लिए कोई सर्जरी या कुछ ट्रीटमेंट है सर? यस, इसको हम बोलते हैं बॉडी कंटूरिंग सर्जरी, जो आप बता रहे हैं, और ये काफ़ी टाइम से कर रहे हैं हम। आई थिंक 2012-13 से कर रहे हैं, जब से बेरेटिक सर्जरी स्टार्ट हुई है। तो उसको हम बेरेटिक सर्जरी के बाद क्या होता है कि पेशेंट यूजुअली 20 से 25 किलो वजन लूज करते हैं। उसके बाद आपकी चेस्ट, अब्डोमेन, थाइज, बटक, आर्म सब सैग करना शुरू कर देते हैं। तो अब्डोमेन की स्किन निकाल सकते हैं हम, उसमें जो स्कार आता है वो आपके पेंटिक्रीज में आता है। कोई ऐसी बड़ी सर्जरी नहीं है, बट हम इसमें हम ये चेंजेस करते हैं कि स्कार आपके चारों तरफ आएगा, हम चारों तरफ से स्किन निकालते हैं इसमें। इट इज नॉट लाइक अदर टमी टक जिसमें खाली आगे से निकालते हैं, बिकॉज इसमें पीछे की स्किन भी लूज होती है, बैक स्किन भी लूज होती है। तो चारों तरफ से स्किन निकाल के बंद कर देते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है। और जो आर्म्स में लटकते हैं तो आर्म्स की भी, तो दोनों, उसको ब्रेकियोप्लास्टी बोलते हैं। तो ऐसी कोई इतनी मेजर सर्जरीज नहीं है, बट ये होता है कि हाँ आपको 2 से 3 सर्जरी करानी पड़ सकती है। एक साथ सारी सर्जरी करने पे ये एक मेजर सर्जरी बन जाती है। तो बेटर है कि हम इसको, टाइम लग जाता है सर इसको पूरे प्रोसेस में? देखिए प्रोसेस का ऐसा है कि अगर हम आज शुरू करते हैं, सर्जरी करते हैं, पहले कौन सी सर्जरी कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। यूजुअली एक सर्जरी से दूसरी सर्जरी के बीच में, क्योंकि डिफरेंट एरिया में है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 3 से 6 महीने का हम गैप रखते हैं बस। तो डिपेंड करेगा कितनी सर्जरी करनी है, वो देख कर पता चलता है। और कई बार हम एक ही सर्जरी में काफ़ी कुछ कर देते हैं अगर ज़्यादा नहीं है तो। इट ऑल डिपेंड्स कि कितनी रिक्वायरमेंट है। ओके सर। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, प्लास्टिक सर्जरी की जब बात करते हैं तो बर्न केसेस की बात बहुत आती है, और ये हादसे अक्सर होते भी रहते हैं। कोई ना कोई हादसा घर में हो गया, कहीं बाहर जा रहे हैं तब हो गया। तो ऐसे में जब बर्न केसेस की बात आती है तो जल तो गया व्यक्ति, हो गया सब कुछ, लेकिन उसमें विशेषज्ञ तक पहुंचने के लिए, अस्पताल तक पहुंचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस की आवश्यकता होती है, और फिर प्लास्टिक सर्जरी की बारी आती है। क्या कहेंगे? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अभी भी आज के टाइम में भी हमारे यहाँ पे बर्न्स का इंसिडेंट कम नहीं हो रहा है। तो उसके लिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें इसको रोकना कैसे। तो उसके लिए भी हम टाइम टू टाइम शोज करते रहते हैं। बट अब हो गया है तो जब तक आप पहुंच नहीं रहे हॉस्पिटल, तब तक क्या करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जो भी आपका बर्निंग वाला एजेंट है उसको हटाना है आपने। पानी, ठंडे पानी से या नॉर्मल पानी से भी आप लगातार, जैसे अगर छोटा बर्न है, हाथ में हो गया, कहीं पे भी हो गया, तो लगातार चलते हुए पानी में आप हाथ को रख लें 8 से 10 मिनट तक। उससे क्या होता है कि जो डेप्थ होती है बर्न की वो कम हो जाती है। बट ये ट्रू है सिर्फ छोटे बर्न्स में, जैसे हाथ में जल गया। पर अगर ज्यादा बर्न हुआ है, 20 से 25-30% तक भी हुआ है, तो उस कंडीशन में इमीडिएटली अगर आपने कोई गहने पहने हुए हैं, जले हुए कपड़े जो हैं वो हटा के साफ कपड़े चादर में डाल दें, और साथ में कोई भी गहने, उंगली में अंगूठी पहनी हुई है या गले में या कान में, वो सारे गहने निकाल लें। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि जो मेटल होता है उसका टेम्परेचर रेज होने के बाद वो जो स्किन पे रहेगा वो उस पर डीप होता चला जाएगा, तो वो बहुत गहरा जख्म बन जाता है। तो वो इमीडिएटली निकाल देने हैं, और फिर इमीडिएटली फर्स्ट एड वहीं पे शुरू करना है। मान लीजिए आपको एक्सपर्ट तक पहुंचने में 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, तो वो जो 3 घंटे हैं वो बहुत क्रूशियल है हमारे लिए। तो वो आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे उसको फ्लूइड शुरू करना है, इंजेक्शन में आईवी लाइन लेके फ्लूइड शुरू करना जरूरी है। क्योंकि बर्न्स में 20% के ज़्यादा बर्न्स के बाद काफ़ी बॉडी का फ्लूइड लॉस होता है, तो बाय द टाइम आप हॉस्पिटल पहुंचते हो तो आप शॉक में जा सकते हैं। तो इसलिए ये लोकल लेवल पे सब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे सबको इसकी नॉलेज होती है। तो आप, ये नहीं है कि जल गया तो सीधा आप 3 घंटे दूर जा रहे हैं, पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट लेके फिर आप दूसरे हॉस्पिटल में जाएं, मेजर हॉस्पिटल में। ये समझना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो ध्यान रखेंगे इस बात का। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जींद से हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो
हेलो जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका? अमित नाम है सर मेरा। जी अमित, हरियाणा पूछिए से। अपना सवाल। जींद हरियाणा से बोल रहे हैं आप? जी 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 पूछिए अपना सर सवाल। मेरा है ना, जैसे ओवरवेट है काफी ज्यादा, ऑलमोस्ट 40 kg। तो उसमें मेरे को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पूछना था कि उसमें पॉसिबल है? नहीं, अब आपका ओवरवेट तो है, ओवरवेट है कि जी। ओबीज है? आपका बीएमआई कितना है? सर इस चीज का तो मेरे को पता नहीं, मैं तो अभी आपका वेट कितना है? मतलब 80 kg है सर। 80 80? जी जी जी। और हाइट कितनी है? हाइट 5'8" के आसपास है सर। हाँ, तो आप जस्ट ओवरवेट ही हैं, आप ओबीज में नहीं आएंगे। तो अब आपका वेट कम कराना है आपको, कि आपके कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे फैट ज्यादा है, उसको हटाना है? ये दो अलग सर चीजें हैं। जैसे फैट है सर, जैसे पेट के आसपास। हाँ, तो मैं समझ गया। तो उसके लिए पहले तो एक्सरसाइज करो, स्टैटिक रखो उसको, क्योंकि लाइपोसक्शन लोग कहते हैं करना है आजकल कि लाइपोसक्शन कर देते हैं, पर लाइपोसक्शन जो है वो वेट रिडक्शन सर्जरी नहीं है, अच्छा। वो लाइफस्टाइल सर्जरी है। उसमें हम लोग वो वाला फैट निकालते हैं जो आप डाइटिंग और एक्सरसाइज से नहीं कम कर पा रहे। नहीं कम कर सकते, अच्छा। समझ गए? अब मैं आपकी लाइपोसक्शन कर दूंगा, आपने डाइटिंग और एक्सरसाइज से नहीं किया, वो वापस से आ जाएगा 4 महीने के बाद। फिर हम 6 महीने बाद दोबारा सर्जरी करेंगे, तो ये तो खेल शुरू हो जाएगा ना। तो हमें ये समझना है यहाँ पे कि हम यूजुअली ये सर्जरीज उन एरिया के लिए करते हैं जो जहाँ पे रेजिस्टेंट फैट हो, जो आपके एक्सरसाइज से नहीं जा रहा और आप डाइटिंग के बाद भी, या आपका स्टैटिक वेट बना हुआ है, कम ज्यादा नहीं हो रहा, तो उसको देखने के बाद ही हम लाइपोसक्शन करते हैं। जी अच्छा अच्छा, ठीक है सर, मुझे यही जानना था। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, बहुत सारे दर्शक हमारे से जुड़ रहे हैं और हमसे बात करना चाहते हैं। समय का अभाव भी होता है, अगर हम कोई अपने सवाल आपके अभी भी बच जाएं कभी हो, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं hopchandigarh@gmail.com पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं और आपके सवाल जो हैं वो डॉक्टर साहब तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप तक उसका जवाब भी पहुंचे। डॉक्टर साहब, बर्न हो गया, हमने पूरी तरह से प्रिकॉशंस ली, पहुंच भी गए और फिर आप तक पहुंच गए, और ऐसे में क्या फिर शुरुआत होती है? देखिए, अगेन ये डिपेंड करता है कि बर्न कितने % है। बहुत ज़्यादा है तो अलग चीज़ है, उसमें हम पहले, हमारा हमेशा से यही रहता है कि पहले तो हम ABCD होता है कि उसको मैनेज करें, उसकी लाइफ, एयर, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, उसको फिर हम एक बार पेशेंट स्टेबल हो जाता है तो उसमें अब उसकी % क्या है, बर्न की डेप्थ क्या है, इन चीज़ों पे इलाज पे डिपेंड करता है। पर फॉर्चुनेटली आजकल इतनी अच्छी ड्रेसिंग्स आ गई हैं, और मैं ये कहूँगा कि आयुष्मान का इतना सपोर्ट है हमें सरकारी सिस्टम में, हमें, कि उसके कारण से हम लोग अच्छी ड्रेसिंग्स बर्न्स के पेशेंट में यूज भी करवा रहे हैं। जी, तो उससे रिजल्ट काफी अच्छा होता है। अगेन, अगर मोर देन 50% बर्न है तो लाइफ रिस्क बढ़ जाता है हमारे सिनेरियोज में। जी, अप टू 70% तक हम सेव कर पाते हैं, बट उसके बाद लाइफ रिस्क काफी ज्यादा रहता है। जी। डॉक्टर साहब, वैसे अगर हम प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं तो हमने बर्न्स की बात की, और बर्न्स में ये भी होता है कि जब बर्न हुआ तो आपने कहा कि कुछ नहीं करना, पानी से, कि पानी से करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग वैसे पेस्ट या कुछ लगा देते हैं जिससे कि समस्या बढ़ जाती है। लेकिन एक दोस्त चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर शुभम है मेरा नाम। जी, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से। सर डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये था कि मतलब काफी लंबे समय से ना मैं जिम कर रहा हूँ, तो जिम करने की वजह से ना मेरे चेस्ट पे वो स्ट्रेच मार्क्स आ रखे हैं काफी, तो क्या वो ठीक हो सकते हैं सर? स्ट्रेच मार्क तो आपने वजन लूज किया होगा, अपना वेट लूज किया होगा काफी। तो सर वो ना मतलब जैसे प्रोटीन और इंटेक करने से ना जब बॉडी मतलब फूल रही थी ना, उससे काफी ज्यादा मतलब शोल्डर्स के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स आ रखे थे। स्ट्रेच मार्क के लिए हम यूजुअली सर्जरी रिकमेंड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो करेंगे, उसको निकालेंगे तो फिर से स्कार तो बनेगा ही, तो वो रिकमेंड नहीं करते। उसके लिए बेटर है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, थोड़े लाइट हो सकते हैं, बट स्ट्रेच मार्क्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू ट्रीट। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे ये पेस्ट लगा लेना, कुछ और लगा लेना, कुछ अपना ही नुस्खा अपना लेना, क्या सही होता है बर्न पर? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा, इससे हमें काफी इश्यूज आते हैं। लोग पेस्ट लगा लेते हैं, उसको साफ करना, अगर वो सुपरफिशियल बर्न है उसके ऊपर आपने पेस्ट लगा दिया तो आपने एक स्टेराइल सिचुएशन को इन्फेक्टिव में कन्वर्ट करने के चांस बढ़ा दिए।
और जब हम उसको क्लीन करते हैं तो पेशेंट को बहुत पेन होता है, और जब तक हम क्लीन नहीं करेंगे तो हमें डेप्थ नहीं पता चलेगी, तो हमें उसको असेसमेंट हमारी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है उस पेशेंट्स में। पेस्ट और कोई अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां भी कुछ लगा के आते हैं खूब, और उसके नीचे बर्न कई बार डीप होते चले जाते हैं, और बहुत मतलब कई बार ये होता है कि छोटी सी चीज बहुत बड़ी बन जाती है हमारी। तो ये तो नहीं होना चाहिए। सिंपल पानी से साफ करके, साफ कपड़े से रैप करके आप आ जाए। जी दोस्तों, जान गए ना कि आपको करना क्या है। महज बात इतनी सी है कि आपको समझना है कि अगर जलन हो जाती है, जलन होती है, तो आप पानी लगाइए, कुछ भी और जड़ी बूटी कोई दवा की कोई नहीं लेनी। एक दोस्त सिरसा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर साहब कुलदीप हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी कुलदीप जी, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से। सर मैं एक्चुअली कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी में थोड़ा सा डिफरेंस जानना चाह रहा था कि दोनों टर्म्स सेम ही हैं या अलग अलग चीजें हैं। जी डॉक्टर साहब, देखिए प्लास्टिक सर्जरी एक वाइड टर्म है, कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट है। अच्छा अच्छा, ठीक है, पर जी प्लास्टिक सर्जरी केवल कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, समझ गए? ठीक है जी। ठीक है ना, जैसे किसी कोई एक बड़ी कंपनी है, उसके 5 छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, तो प्लास्टिक सर्जरी बड़ी कंपनी है, उसकी एक छोटी कंपनी है कॉस्मेटिक सर्जरी। अच्छा अच्छा, मतलब उसकी एक ब्रांच है, हाँ पार्ट है, 20-25% पार्ट है। बाकी उसमें बहुत सारी सर्जरी आती है, हैंड सर्जरी आती है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी आती है, कंजाइटल सर्जरी आती है, बर्न सर्जरीज आती हैं, तो अच्छा ये है मतलब इसका। ठीक है जी। मैं एक छोटा सा सवाल और पूछ सकता हूँ? पूछिए। सर ये प्लास्टिक सर्जरी जो भी टर्म है, जो नाम है, उसको प्लास्टिक सर्जरी क्यों बोला जाता है? मतलब प्लास्टिक का इसमें क्या वो है? ये मैं बता चुका हूँ पहले, पर फिर भी बता देता हूँ। प्लास्टिक का मतलब होता है मोल्ड कर सके हम किसी चीज को, टू मोल्ड एनीथिंग। प्लास्टिक को आप मोल्ड कर सकते हो ना, शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड। हाँ बस, तो बस वही मतलब है इसका। ठीक है, तो आपकी जरूरत के हिसाब से हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, जान गए ना आप कि प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी का हिस्सा है कॉस्मेटिक सर्जरी, और सर्जरी के आयाम बहुत बढ़ गए हैं। ये विधा एक ऐसी विधा है जो हमें खूबसूरत भी बनाती है, हमारे कट्स पर ध्यान रखती है, और बहुत सारे सवाल हमारे दोस्तों ने किए, बहुत कुछ जानकारियां उन तक पहुंच भी गई होंगी। और आप हमारा ये जो कार्यक्रम है डीडी हरियाणा, डीडी चंडीगढ़, डीडी पंजाबी पर भी सुन सकते हैं, और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप इसे देख सकते हैं। बस देखिए हमारे कार्यक्रम, और साथ ही साथ अगर आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे प्रोमो देखते रहिए और जानिए कि हम आने वाले दिनों में क्या कुछ आपके लिए पेश करने जा रहे हैं। डॉक्टर सुनील गाबा आप हमारे कार्यक्रम में आए और प्लास्टिक सर्जरी को लेकर बहुत बढ़िया जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।